उत्तराखंड में पौर वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह है अजय पाल। और आज के इस लेक्चर में हम अजय पाल के बारे में ही डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। यूकेएसएससी के सिलेबस के अनुसार जो पुलिस का है, एसआई का है, लेखपाल पटवारी का है, इन सभी सिलेबस के अनुसार अजय पाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां पर हम अजय पाल से संबंधित हर एक पॉइंट डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल क्लियर डिस्कस करेंगे, हर वो संभावना समझेंगे जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं अजय पाल के बारे में। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहित सिंह रावत और डिस्कस करेंगे अजय पाल के बारे में। पिछली क्लास में हमने पवार वंश का जो पहला पार्ट 1 था वह डिस्कस किया था। अनफॉर्चुनेटली जो पहली वीडियो थी वह डिलीट हो गई टेक्निकल इश्यू के कारण, तो उसकी वीडियो हम आपको इसके बाद तुरंत दे देंगे और साथ ही उन सभी की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं अजय पाल के बारे में। अजय पाल से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि अजय पाल के पिता कौन थे, या फिर पुत्र कौन थे, या फिर 36वें राजा कौन थे, या फिर 38वें राजा कौन थे। क्योंकि 37वें राजा तो अजय पाल हो गया और यह प्रश्न आयोग ने, यूकेएसएससी ने पूछा भी चुका है। यानी यूकेएसएससी द्वारा यह जो प्रश्न है पूछा भी जा चुका है कि अजय पाल कौन से क्रम के शासक थे। तो 37वें राजा थे और इनके पिता आनंद पाल द्वितीय जो 36वें राजा थे और कल्याण शाह जो इनके पुत्र थे वह 38वें राजा थे। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको शाह उपाधि दिख रही है, तो संभवतः कल्याण शाह ने ही सबसे पहले शाह की उपाधि ली थी, ना कि बलभद्र शाह ने। तो यह भी प्रश्न विवादित है। कुछ इतिहासकार कल्याण शाह को मानते हैं, कुछ इतिहासकार बलभद्र शाह को मानते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इन प्रश्नों को करना पड़ता है। तो कल्याण शाह भी इसका सही आंसर है, बलभद्र शाह भी किसी किताबों में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो कल्याण शाह अजय पाल के बाद गद्दी पे बैठता जो 38वां राजा था। फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं इनके समकालीन राजाओं की, तो दो महत्वपूर्ण समकालीन राजा हैं, एक है सिकंदर लोदी और कीर्तिचंद। दिल्ली में जो इसका समकालीन था वह था सिकंदर लोदी और कुमाऊं क्षेत्र में जो समकालीन राजा था वह था कीर्तिचंद। तो समकालीन दो महत्वपूर्ण राजा हो गए, सिकंदर लोदी और कीर्तिचंद। और यहीं पर अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1490 और 1519 के बीच में था। यानी 1519 में अजय पाल की मृत्यु हो गई, लेकिन बेकर सूची के अनुसार संवत 1446 यानी 1389 ईस्वी में अजय पाल की मृत्यु हुई। तो दोनों तिथि है, बेकर सूची के अनुसार यह है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो मत है कि 1490 से और 1519 के बीच में इनका कार्यकाल था। अजय पाल की 3 राजधानियां थी। पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, दूसरी राजधानी देवलगढ़ थी और तीसरी राजधानी श्रीनगर थी। पहली राजधानी की बात करें तो 1512 में, देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित करने की बात करें तो 1512 में की थी संभवतः, और श्रीनगर स्थानांतरित करने की बात की थी तो 1515 या 1517 या 1415 संवत यानी 1358 ईस्वी में। तो यह तीनों तिथि है और आयोग ने इसी तिथि से प्रश्न पूछ दिया। भाई, आयोग ने प्रश्न पूछा कि अजय पाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की, और इसका उत्तर आयोग ने दिया 1515। बहुत कम किताबों में आपको इसका आंसर 1515 मिलेगा, मैक्सिमम किताबों में आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो 1517 मिलेगा, और यही ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम अजय रावत बुक के अनुसार चलते हैं तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा वो संवत 1415 मिलेगा, यानी 1358 ईस्वी। तो इस हिसाब से यानी इसकी बहुत सारी तिथियां हैं, तो बहुत सारी तिथि होने के कारण ही इस प्रश्न का डिलीट होना बहुत ज्यादा चांस है। तो हमें लगता है कि जो आयोग ने यह जो प्रश्न पूछा कि अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की, वह कब की थी 1515, यह गलत है। क्योंकि अगर स्टूडेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया होगा अजय रावत बुक से या फिर कुछ अन्य किताबों से, तो वहां पे उन्हें आपको 1517 भी दिखेगा या फिर 1358 या 1415 संवत भी दिखेगा। तो यह तो तिथि से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आयोग को नहीं पूछने चाहिए जो तिथि से संबंधित है, क्योंकि विवादित होती है। और फाइनली अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है तो आयोग उस प्रश्न को डिलीट भी करना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्न डिलीट होते हैं जो स्टूडेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खैर, यहां पर अगर हम बात करें अजय पाल का जो संबंधित प्रसिद्ध युद्ध था वह था 1491 का। बोला जाता है कि 1491 में यानी ईस्वी में कीर्तिचंद और अजय पाल के बीच में बधानगढ़ का युद्ध हुआ था, और बधानगढ़ के युद्ध में अजय पाल की हार हुई थी। और हार होने के कारण यहां पर एक संधि हुई थी जिसे देघाट की संधि कहा जाता है। तो देघाट की संधि अजय पाल और कीर्तिचंद के बीच में हुई थी, यानी बधानगढ़ के युद्ध के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। फिर कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि 1492 में दोबारा अजय पाल ने युद्ध किया कीर्तिचंद के साथ और कीर्तिचंद को बुरी तरह पराजित किया था। तो खैर, इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में हमें कोई इतना ऑथेंटिक स्रोत नहीं मिलता है। अब यहां पर अगर हम बात करें
अजय पाल द्वारा आप सभी जानते हैं कि 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त की, और 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त करने के बाद यहां पर गढ़वाल नाम आया होगा। अब प्रश्न बनता है कि गढ़वाल नाम हमें कहां पर मिलता है। तो देखिए दोस्तों, दो प्रसिद्ध ताम्रपत्र हैं। पहला ताम्रपत्र है रानी कर्णावती का, और दूसरा ताम्रपत्र है दीपचंद्र का ताम्रपत्र। रानी कर्णावती का जो ताम्रपत्र है वह हमें हाटग्राम यानी चमोली में 1640 ईस्वी का मिला। कोई इसे संवत भी कहता है, अलग बात है। यहां पे बताया गया है कि गढ़वाल संतान शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है, और गढ़वाल संतान यानी गढ़वाल के बारे में। और इसी ताम्रपत्र में प्रसिद्ध तुमुल युद्ध का भी वर्णन है। तुमुल युद्ध, जिस युद्ध में माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हुई थी, जो आपको तिब्बत क्षेत्र में मिलेगा। और कहा जाता है कि यह जो युद्ध हुआ था यह तिब्बत में हुआ था, यानी सतलुज नदी के किनारे पे हुआ था। जो सतलुज नदी जिसे हम कहते हैं भारत में, उस नदी के तट पर हुआ था। और दीपचंद्र का ताम्रपत्र हमें 1600 ईस्वी में मिला, जिसमें गढ़वाल शब्द का प्रयोग हुआ है। वहां पे बताया गया है कि गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह, यानी गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह का नाम आता है, और गढ़वाल शब्द भी यहाँ पे आता है। तो गढ़वाल शब्द हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की बात करते हैं, जो हमने कल पढ़ी थी। सांवरी ग्रंथ के बारे में पढ़ा था, जो ठाकुर सूरबीर सिंह द्वारा हस्तलिखित थी। यह उन्हीं के संग्रहालय में आपको मिलेगी, टिहरी गढ़वाल में। फिर गढ़वाल राज्य वंशावली, जो देवराज कीर्ति थी, यानी देवराज द्वारा लिखी गई थी। तीसरी पुस्तक सभासार ग्रंथ सुदर्शन शाह द्वारा, सूरत कवि के नाम से 7 खंडों में ब्रज भाषा में। और बाकी बात करें द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा यह पुस्तक रचित की गई थी। तो इन पुस्तकों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं अजय पाल की उपाधि की। तो अजय पाल की उपाधि में सबसे पहला है गढ़पाल, और गढ़पाल जो उपाधि दी थी वह दी थी राय बहादुर पातीराम ने। तो पातीराम की जो पुस्तक है गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न, 1917 में जो लिखी गई थी, वहां पे उन्होंने जो अजय पाल है उसे गढ़पाल नाम से संबोधित किया है। बाकी अशोक की बात करें तो अजय रावत, जो उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, और एटकिंसन, उन्होंने भी अजय पाल को अशोक नाम से संबोधित किया है। आदिनाथ की बात करें तो सांवरी ग्रंथ में जो सूरबीर सिंह है, उन्होंने अजय पाल को आदिनाथ नाम से भी यहां पे संबोधित किया है। तो अजय पाल के 3 नाम हो गए, गढ़पाल, अशोक और आदिनाथ। आदिनाथ सांवरी ग्रंथ में मिलता है। अशोक की बात करते हैं तो अजय रावत और एटकिंसन ने कहा था, और गढ़पाल की बात करते हैं तो राय बहादुर पातीराम द्वारा दिया गया था। बाकी यहां पे अगर बात करते हैं कवि भरत ने, तो कवि भरत ने अजय पाल को मानवोदय काव्य, यानी मानवोदय काव्य जो रचना है कवि भरत की है, वहां पे उन्होंने कृष्ण, अर्जुन, भीम, इंद्र और युधिष्ठिर, ये सभी अजय पाल को संज्ञा दी है। तो पूछा जा सकता है कि गढ़वाल का युधिष्ठिर कौन है? अजय पाल है। इंद्र कौन है? अजय पाल है। भीम कौन है? अजय पाल है। तो यह जो सभी नाम है मानवोदय काव्य में कवि भरत द्वारा दिया गया था। और कवि भरत के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इनका जो वैसा नाम था, अलग नाम था, दूसरा नाम था, वह ज्योतिष राय था, जो जहांगीर के दरबार में ज्योतिष थे। और वहां पे उन्होंने जहांगीर विनोद नामक एक पुस्तक की रचना भी की थी। तो ज्योतिष राय, जिन्हें हम कभी भरत भी कहते हैं, उन्होंने मानवोदय काव्य लिखा, और मानवोदय काव्य में अजय पाल की जो तुलना की थी, संज्ञा की थी, वो कृष्ण, अर्जुन, भीम, इंद्र और युधिष्ठिर से भी की थी। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बात करें तो जो जॉर्ज डब्ल्यू विंग्स है, उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गोरखनाथ एंड द कनपथा योगीज। और इस पुस्तक में अजय पाल को गोरखनाथ समुदाय की एक पंथ का संस्थापक भी माना गया है। और इसके अलावा भी जो नवनाथ कथा है, या फिर जो गोरख से स्तवांजाल जो एक पुस्तक है, उसके अनुसार जो अजय पाल है उसे गोरख संप्रदाय का जो 84 सिद्ध है, उन सिद्धों में से एक सिद्ध भी माना गया है। तो अजय पाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाधि थी। अब देवलगढ़ से संबंधित कुछ बातें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि जो पंवर वंश है, उनकी जो कुल देवी है वह है राजराजेश्वरी, और कुल देवी राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण देवलगढ़ में अजय पाल द्वारा कराया गया था। यह संभवतः 1512 में कराया गया होगा। फिर यहीं पर यानी देवलगढ़ में ही आपको गोरखनाथ सन्यासी जो सतनाथ थे, उनका आश्रम भी और गुफा भी, यह दोनों मिलेंगे। और यहीं पर प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के सामने अजय पाल का एक चित्र मिलता है, जहां पे यह बात कही गई है कि अजय पाल की धर्म पाथो भंडारी करो को। तो अजय पाल की धर्म पाथो भंडारी करो को, यह बात देवलगढ़ में लिखी गई है। और यहाँ पे अजय पाल का एक चित्र है जहां पे उसने पगड़ी पहनी है, जो हमने सबसे पहले आपको बताया था, और कान भी छिदवा रखे हैं। तो देवलगढ़ से संबंधित यह बातें हैं। अब अन्य फैक्ट पे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करें, अजय पाल ने सर्वप्रथम सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की थी। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने की थी? तो अजय पाल ने ही की थी। और सरोला ब्राह्मण से संबंधित एक है सरोला सभा। सरोला सभा की बात करें तो 1904 में इस सभा की स्थापना हुई थी।
तारा दत्त गेहलोत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? टिहरी गढ़वाल में था। इस सभा के अनुसार जो सरोला ब्राह्मण थे उन्हें हल जो जोतना था वह प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी इनके उत्थान के लिए बात की गई थी इस सभा में जो सरोला ब्राह्मण है। फिर अजयपाल ने श्रीनगर में कालिका मठ या कालिका मंदिर का निर्माण भी कराया था। इसके अलावा अजयपाल ने संभवतः जो 1512 में देवलगढ़ में एक राजप्रसाद का निर्माण कराया था। राजप्रसाद यानी एक राजमहल का निर्माण कराया था। तो 1512 में देवलगढ़ में राजप्रसाद का निर्माण अजयपाल द्वारा कराया गया और 1515 या 1517 में श्रीनगर जब राजधानी स्थानांतरित की तो वहां पर एक राजमहल का निर्माण भी करवाया और यह जो राजमहल का निर्माण कराया था 1803 के भूकंप में पूर्णतः ध्वस्त हो गया था। और जब 1894 में ब्रह्मगंगा में जब बाढ़ आई थी तो उस समय इसके जो अवशेष थे वह भी बह गए थे। वर्तमान में अजय रावत का जो महल था उसका कोई भी प्रमाण यहाँ पे नहीं है। तो 1894 के बाद में पूर्णतः ध्वस्त भी हो गया था। और बाकी बात करें अजयपाल के मापन प्रणाली में तो उन्होंने एक धूलि पाथा या धर्म पाथा नाम का एक प्रचलन भी कराया था। इसके अलावा अजयपाल से संबंधित एक प्रश्न यह भी बनता है कि अजयपाल ने कत्यूरियों से स्वर्ण जो सिंहासन है वह भी छीना था। तक हमने अजयपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे देखने को मिल जाएगी। अब कुछ 52 गढ़ों की बात करते हैं जो अजयपाल द्वारा विजिट किए गए थे। इन गढ़ों की लिस्ट आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं। आपसे इन गढ़ों की लोकेशन पूछी जा सकती है या फिर कुछ प्रसिद्ध जो गढ़ हैं वहां पे कौन से राजा राज करते थे वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि मुंगरागढ़ में कौन राज करता था तो रावत और रोतेला का राज होता था। रेखागढ़ की बात करें तो रमोला राज करते थे। लोधगढ़ में लोधी वंश राज करते थे। ऐसी बात करें अजमेरगढ़ में पयाल जाति के जो गढ़पति थे वह राज करते थे। तो ये 52 गढ़ है और इन गढ़ों का याद करना बड़ा टफ है, आसानी से याद होने वाले भी नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि 10-10, 15 करके हम इन्हें याद करें। तो सबसे पहले हम याद करते हैं जैसे चमोली जनपद में, तो चमोली जनपद में नागपुर, कंडारा, लोहाब और बधानगढ़ ये 4 गढ़ मिलेंगे। फिर यहाँ पर हम एक यहाँ पे माला बनाते हैं और चांदपुर गढ़ की बात करें फिर भैरवगढ़ और उल्खागढ़ यह तीनों गढ़ आपको मिलेंगे पौड़ी गढ़वाल में। जौनपुर गढ़ इन सभी गढ़ों में क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा था। भैरवगढ़ी जिसे हम लंगूरगढ़ी के नाम से भी जानते हैं, लंगूरगढ़ी की संधि भी हुई थी, काफी प्रसिद्ध है, यह भी आपको पौड़ी गढ़वाल में मिलेगा। और उल्खागढ़ यह भी आपको पौड़ी गढ़वाल में मिलेगा। बाकी बात करें कुविलीगढ़ और उप्पूगढ़ यह आपको टिहरी गढ़वाल में मिलेगा। और उप्पूगढ़ तो काफी प्रसिद्ध है। उप्पूगढ़ में एक गणपति हुए थे जिनका नाम था कफू चौहान। कफू चौहान बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब अजयपाल ने इन सभी गणपतियों को पराजित किया, अपनी अधीनता स्वीकार कराई, तो इन्हीं सभी गणपतियों में से एकमात्र गणपति हुए कफू चौहान जिन्होंने अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की। और अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण अजयपाल ने कफू चौहान पर या उप्पूगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कफू चौहान इस युद्ध में काफी वीरता से लड़ा और अंततः वीरगति को प्राप्त भी हो गया। इसकी वीरता को देखकर अजयपाल खुद नतमस्तक हो गया और उसने अंत में यह कहा कि कफू चौहान तुम जीत गए, मैं हार गया हूं। आप सोचिए कि कोई एक महान जो शासक है, अजयपाल एक महान व्यक्ति थे, बहुत शक्तिशाली थे, कफू चौहान से कहते हैं कि तुम जीत गए, मैं हार गया। तो कितना स्वाभिमान रहा होगा कफू चौहान का कि अपने प्राण दे दिए लेकिन अपना जो अभिमान है वह नहीं गिरने दिया। तो कफू चौहान उप्पूगढ़ का ही था और इसके बारे में यानी कफू चौहान के बारे में कहा जाता है कि वह कहता था अपने लिए कि मैं पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। तो उप्पू चौहान काफी स्वाभिमानी व्यक्ति था। बाकी बात करें इंडियागढ़ की तो यह आपको उत्तरकाशी में बड़कोट के आसपास मिलेगा। और जो बाहर है यानी उत्तराखंड राज्य से बाहर है वह है रामेगढ़ जो शिमला में आपको मिलेगा। तो यह था गढ़ों से संबंधित कुछ गढ़े। एक साथ याद करना मुश्किल है लेकिन कुछ कुछ गढ़ करके आप यहां से आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप इन्हें ले सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।